हम पढ़ रहे हैं क्रिया के बारे में। वाक्य में आए जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है उन शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्रिया के कर्म के आधार पर भेदों के बारे में। तो उससे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे आपको बताया एग्जाम्पल, खाना, पीना, उठना, चलना। इसमें खा, पी, उठ और चल ये धातु के ये क्रिया के मूल रूप है, इसलिए इनको धातु शब्द कहा जाता है। और ये सारे के सारे इनके पीछे ना प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए आप इसको नाम धातु क्रिया भी कह सकते हैं। अब आते हैं क्रिया के भेदों के बारे में। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सहकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अकर्मक और सहकर्मक की परिभाषा सेम है। वैसे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में परिभाषा के बारे में नहीं पूछा जाता है, कक्षा जैसे 10th है उसके अंदर इसका टॉपिक दिया हुआ है जिसमें परिभाषा के बारे में पूछा जाता है, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ। जहाँ क्रिया के व्यापार अथवा कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, यहाँ आप ध्यान दीजिए, किस पर? कर्ता पर। जहाँ क्रिया के व्यापार अथवा कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया अकर्मक होगी। अब इसी परिभाषा को आप सेम देख लीजिए, जहाँ क्रिया के व्यापार अथवा कार्य का फल कर्ता पर नहीं, किस पर? कर्म पर पड़ता है। यहाँ देखिए, जहाँ क्रिया के व्यापार अथवा कार्य का फल कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर पड़ता है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस यही है कि जहाँ क्रिया के व्यापार अथवा कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होगी, और जहाँ क्रिया के व्यापार अथवा कार्य का फल कर्म पर पड़ता है तो वह क्रिया सकर्मक होगी। तो दोनों में से अगर आप एक भी परिभाषा याद रखेंगे तो दूसरी आपको स्वतः ही याद हो जाएगी। अब फिर भी कई बार आपको वाक्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में पता नहीं चलता है, तो उसके लिए हिंट दिया होता है कि वाक्य में जहाँ क्रिया से पहले यानी कोई भी क्रिया आई हुई है उससे पहले आप इन दो शब्दों का प्रयोग करें, क्या और किसको। क्या और किसको, इन दो शब्दों का प्रयोग करने पर अगर आंसर निकलता है, उत्तर आता है, तो ऐसी दशा में क्रिया सकर्मक होगी, और उत्तर नहीं निकलने की दशा में क्रिया अकर्मक होगी। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कि वाक्य में जहाँ क्रिया से पहले क्या और किसको, ये दो शब्द आप ध्यान रखें। अगर क्रिया से पहले ये दोनों शब्द में से आप किसी भी शब्द को यूज करते हो और वहाँ उत्तर निकलता है तो क्रिया सकर्मक होगी, और आंसर नहीं निकलने की दशा में क्रिया अकर्मक होगी। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैंने एक लिखा, राम खाना खाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्रिया शब्द ये है और इससे पहले हमने क्या लगाया, राम क्या खाता है, तो उत्तर निकल रहा है खाना खाता है। तो इसका मतलब ये क्रिया है वो आपके सकर्मक होगी। अब ऐसा ही एक एग्जांपल और मैं देता हूँ आपको, राम चलता है। अब यहाँ पर क्रियापद ये है और इससे पहले अगर हम क्या लगाएं तो राम क्या चलता है, तो कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। तो ऐसी दशा में जब उत्तर नहीं निकल रहा हो तो क्रिया अकर्मक होगी। उत्तर निकलने की दशा में क्रिया सकर्मक होगी और उत्तर नहीं निकलने की दशा में क्रिया अकर्मक होगी। सकर्मक क्रिया में कर्म दिया होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं दिया होता है। अब दोनों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया की ओर जैसा आपको बताया था कि क्रिया के व्यापार अथवा कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है। क्रिया के व्यापार अथवा कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, वहाँ अकर्मक क्रिया पाई जाती है। अकर्मक क्रिया के अंदर कर्म नहीं दिया होता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक पूर्ण अकर्मक और दूसरी है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पूर्ण अकर्मक क्रिया, वह क्रिया जो अपना अर्थ स्पष्ट करने में पूर्णतया सक्षम हो तो वह आपके पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाएगी। वह अकर्मक क्रिया जो अपना अर्थ स्पष्ट करने में पूर्णतया सक्षम हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं आप लिखता हूँ कि वह गाती है।
वह गाती है। अब जैसा भी आपको पहले बताया था कि क्रिया शब्द से पहले आप क्या और किसको का प्रयोग करें, आंसर निकलता है तो क्रिया सकर्मक होगी और आंसर नहीं निकलने की दशा में क्रिया कर्मक होगी। यहाँ हम लिखते हैं वह क्या गाती है, तो आंसर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये क्रिया अकर्मक होगी। परंतु यहाँ पर कोई अन्य शब्द नहीं जोड़ने के उपरांत भी यह अपना अर्थ स्पष्ट करने में सक्षम है कि वह गाती। तो यहाँ कोई अतिरिक्त शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो वह अकर्मक क्रिया जो अपना अर्थ स्पष्ट करने में सक्षम हो वह आपके पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाएगी। वह अकर्मक क्रिया जो अपना अर्थ स्पष्ट करने में पूर्णतया सक्षम हो तो वह पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसा आपको बताया वह गाती है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि कोई लड़की है और वह कुछ गा रही। अब दूसरा है आपके अपूर्ण अकर्मक क्रिया। वह अकर्मक क्रिया जिसे अपना अर्थ स्पष्ट करने हेतु कर्ता से संबंधित, कर्ता से रिलेटिव संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता होती है या उनकी सहायता लेनी पड़ती है। वह अकर्मक क्रिया जिसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता से संबंधित संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता होती है, तो वह आपके अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने लिखा वह समझती है। अब यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा वह समझती है, तो ये वाक्य जो है वो अपना अर्थ स्पष्ट करने में पूर्णतया सक्षम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखा कि वह मूर्ख समझती है या वह चतुर समझती है या वह बुद्धिमान समझती है, तो इन विशेषण शब्दों का प्रयोग करने पर ही यह वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट कर पाता है, अन्यथा वह अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो वह अकर्मक क्रिया जिसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता से संबंधित ही संज्ञा या विशेषण शब्द की सहायता लेनी पड़ती है, तो वह अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाएगी। वापस अकर्मक क्रिया जहाँ क्रिया के व्यापार अथवा कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। इसके दो भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक क्रिया वह अकर्मक क्रिया जो अपना अर्थ स्पष्ट करने में पूर्णतया सक्षम हो, उसे किसी भी शब्द की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वह पूर्ण अकर्मक क्रिया जैसे वह गाती है। दूसरा अपूर्ण अकर्मक, वह अकर्मक क्रिया जिसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता से संबंधित किसी संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द की सहायता लेनी पड़ती है, तो वह अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल आपको बताया था, जैसे लिखा वह समझती है, तो इस वाक्य को स्पष्ट करने के लिए इस कर्ता से संबंधित ही कुछ शब्द, जो संज्ञा शब्द भी हो सकता है, विशेषण शब्द भी हो सकता है, उनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो वह मूर्ख समझती है, वह पागल समझती है, वह चतुर समझती है, तो इन शब्दों का प्रयोग करने पर ही वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट कर पाता है। इस कारण से इनको अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में। आते हैं सकर्मक क्रिया की तरफ। सकर्मक क्रिया जहाँ क्रिया के व्यापार अथवा कार्य का फल कर्ता पर नहीं पड़कर किस पर पड़ता है, कर्म पर। ध्यान रखना, कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक क्रिया और कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के व्यापार अथवा कार्य का फल कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर पड़ता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया पाई जाती है। सकर्मक क्रिया में ध्यान रखना कर्म अवश्य दिया होता है, ठीक है। सकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया और तीसरी है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। वापस देख लीजिए, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के दो भेद बताए थे आपको, पूर्ण कर्मक और अपूर्ण कर्मक। सकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले एक कर्मक सकर्मक क्रिया। वह सकर्मक क्रिया जैसा आपको बताया था, पहले आप अकर्मक और सकर्मक के बारे में पता कर लीजिए, देखिए कि वह अकर्मक है कि सकर्मक है। अब जैसे आपने पता कर लिया कि सकर्मक है तो वहाँ ये देखिए कि वह एक कर्मक है कि द्विकर्मक है कि अपूर्ण सकर्मक है। देखिए जैसे वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है। अब यहाँ हम क्रिया से पहले क्या लगाते हैं, वह क्या लिखती है, तो वह
पत्र लिखती है, यानी आंसर आ रहा है, उत्तर आ रहा है, इस दशा में ये क्रिया सकर्मक हो गई। अब सकर्मक में भी कौन सा भेद है, तो सकर्मक में देखते हैं कि जहां एक ही कर्म दिया होता है वह सकर्मक क्रिया, क्योंकि हमने पता कर लिया सकर्मक क्रिया, तो वह सकर्मक क्रिया जहां केवल एक ही कर्म दिया होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, पत्र केवल ये एक ही कर्म है, तो जहां केवल एक ही कर्म दिया होता है वह एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। वह सकर्मक क्रिया जहां केवल एक ही कर्म दिया होता है वह एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। यह आपने देखा, जैसे वह क्या लिखती है, पत्र लिखती है, तो सकर्मक क्रिया। अब पत्र केवल एक ही कर्म है, इस कारण से एक कर्मक सकर्मक क्रिया। मैं पंखा चलाता हूं। अब यहां आप देखिए, चलाता क्रिया, इससे पहले क्या लगाया, मैं क्या चलाता हूं, पंखा चलाता हूं, सकर्मक क्रिया स्पष्ट हो गई। उसके बाद में यहाँ पंखा शब्द जो है वो है कर्म, और ये एक ही कर्म दिया इस वाक्य के अंदर, तो यहाँ एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी। अब पढ़ते हैं द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक के बारे में। अब आते हैं द्विकर्मक सकर्मक क्रिया की ओर। वह सकर्मक क्रिया जहाँ दो कर्म दिए होते हैं, एक कर्मक में एक कर्म दिया होता है, और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया के अंदर दो कर्म दिए होते हैं, तो वह द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। वह सकर्मक क्रिया, यानी पहले से आपको पता हो गया, जो आपको फॉर्मूला बताया था क्या और किसको लगाकर, वह सकर्मक क्रिया जहां दो कर्म दिए होते हैं तो वह द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम अशोक को पेंसिल देता है। अब यहां पर आप देखिए, ये क्रिया है, क्या देता है, पेंसिल देता है, किसको देता है, अशोक को देता है, इसका मतलब ये सकर्मक हो गई। और यहाँ आप देखिए, एक तो अशोक और एक पेंसिल, यहाँ पर ये दो कर्म दिए हैं, दो कर्म दिए होने के कारण से ये द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो जहाँ क्रिया के अंदर, जहाँ वाक्य में दो कर्म दियो वह सकर्मक क्रिया, जहाँ पर दो कर्म दिए हों तो वह द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। इस वाक्य के अंदर हम देखते हैं, एक तो अशोक और एक पेंसिल, यहाँ दो कर्म दिए हुए, ये सकर्मक क्रिया है और इसमें दो कर्म दिए हुए हैं, इस कारण से ये द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगी। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, कमल प्रवीण को पत्र लिखता है। किसको लिखता है, प्रवीण को। क्या लिखता है, पत्र लिखता है, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं, एक तो प्रवीण और एक पत्र, यहाँ पर एक नहीं दो कर्म दिए हैं, इस कारण से ये द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगी। उसके बाद में आते हैं, तीसरा है आपके अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ध्यान रखिए, पहले आप पता करना है आपको कि वह अकर्मक है और या सकर्मक है। वह सकर्मक क्रिया जिसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता से संबंधित, वही अपूर्ण अकर्मक क्रिया की जो परिभाषा थी वही इसकी है, अपूर्ण सकर्मक की। वह सकर्मक क्रिया जिसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता से संबंधित ही विशेषण अथवा संज्ञा शब्द की सहायता लेनी पड़ती है, तो वह अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे वह मोहन को समझता है। अब यहां पर देखिए, वह मोहन को समझता है, किसको समझता है, मोहन को। इसका मतलब ये तो हो गया कि ये सकर्मक क्रिया है, परंतु यहां फिर भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको कर्ता से संबंधित ही कोई संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। वह मोहन को क्या समझता है, पागल समझता है या बुद्धिमान समझता है, तो इन दोनों से रिलेटिव कोई शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा। वह मोहन को पागल समझता है, वह मोहन को बुद्धिमान समझता है, तो ये दोनों शब्द, इन दोनों में से कोई भी शब्द जोड़ेंगे तभी यह अर्थ स्पष्ट कर पाएगा, अन्यथा यह वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएगा।
सकर्मक क्रिया है परंतु फिर भी अपना अर्थ स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है, तो वह सकर्मक क्रिया जिसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी अतिरिक्त शब्द की सहायता लेनी पड़ती, इन अतिरिक्त शब्दों की सहायता लेनी पड़ती है, तो वह सकर्मक क्रिया अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कर्म से संबंधित अध्ययन। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।